हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर भरत माखीजा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट एसजीपीए एंड सीजीपीए ऑफ जीसीओई कॉलेज। आइए जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले तो एसजीपीए क्या होता है भाई? सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज। और सीजीपीए क्या होता है? क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। अब क्यूमुलेटिव का मतलब होता है सिंपली एवरेज। अब देखिए एसजीपीए यानी कि हमारे पर्टिकुलर सेमेस्टर का पॉइंटर और सीजीपीए यानी क्या, तो जितने भी सेमेस्टर हो चुके हैं उन सभी के एसजीपीए की क्या होनी चाहिए? एवरेज। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब हमारे ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो आइए जल्दी से देखते हैं। जैसे कि हमारे 2023 से क्या हो गए हैं, न्यू सिलेबस एप्लीकेबल हो गए हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको पहले सेमेस्टर में मींस सेमेस्टर 1 में कितने क्रेडिट्स के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है? 20 क्रेडिट्स के लिए। अब यानी क्रेडिट्स क्या होता है? क्रेडिट्स यानी कि एक प्रकार से क्या होता है, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस। सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस यानी क्या है? जैसे कि हमारा मैथ सब्जेक्ट है M1, तो उसको क्रेडिट्स कितने हैं? 3, यानी उसका इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू जो सब्जेक्ट्स है जिनके क्रेडिट क्या है? 2 या फिर 1। 1 क्रेडिट्स मेनली काय के होते हैं? लैब वगैरह के। सपोज आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो एक केमिस्ट्री लैब होगा, एक फिजिक्स सब्जेक्ट है तो एक क्या होगा? फिजिक्स लैब। तो लैब के यानी प्रैक्टिकल के क्रेडिट्स कितने होते हैं? 1। या आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स है, इट मीन्स की M1 के अलावा उसके क्रेडिट्स कितने हैं भाई? 2 है मेरे ख्याल से। कौन से सब्जेक्ट्स हैं? जैसे कि फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया, या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, या फिर BW। सभी सब्जेक्ट्स के क्रेडिट कितने हैं? मेनली 2। किसी एक आध सब्जेक्ट का 1 है और किसी एक ही सब्जेक्ट का क्या है? 3 क्रेडिट। यानी पहले सेमेस्टर में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिसका क्रेडिट क्या है? 3। अब ये क्रेडिट यानी क्या होता है? इंपॉर्टेंस। अब ये इंपॉर्टेंस यानी क्या, या फिर ये मैक्सिमम क्रेडिट 3 का इफेक्ट क्या होता है हमारे पॉइंटर पे? देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पॉइंटर निकालना कैसे है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले तो सभी स्टूडेंट्स के क्या करने पड़ेंगे? मार्क्स एज्यूम करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पूरे बैच के मार्क्स है नहीं। जैसे कि अगर हम बात करें M1 की, तो भाई M1 की एग्जाम कितने बच्चे देने वाले हैं? नियर अबाउट 427, क्योंकि फर्स्ट ईयर की सभी ब्रांचेस को क्या है? M1 नाम का सब्जेक्ट है। तो इस कोर्स में एनरोल कितने स्टूडेंट्स है भाई? 427 स्टूडेंट्स एनरोल है जो पहले सेम में एग्जाम देने वाले हैं। अब हमें M1 के सभी स्टूडेंट्स के क्या पता होने चाहिए? मार्क्स पता होने चाहिए। ठीक है, और उस सब्जेक्ट में टॉपर्स कौन है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम टॉपर्स हमें नहीं पता तो हम क्या कर लेंगे? एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, और मार्क्स एज्यूम करने के बाद हम एक काम करते हैं, जैसे कि आपको तो नियर अबाउट 10 सब्जेक्ट्स है जिनके टोटल क्रेडिट्स कितने होते हैं? 20। पर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, सपोज यहाँ पे ले लेते हैं M1 नाम का सब्जेक्ट, इसके क्रेडिट कितने ले लेते हैं? 3 ही है आपको। और एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, कौन सा ले भाई? इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके क्रेडिट कितने हैं भाई? 2। एक और सब्जेक्ट ले लेते हैं, कौन सा बताइए? जिसका क्रेडिट 1 हो। जैसे कि हम ले लेते हैं एक केमिस्ट्री ले लेते हैं, केमिस्ट्री क्रेडिट कितने हैं? 2। और एक ले लेते हैं हम केमिस्ट्री लैब, इसका क्रेडिट कितना है? 1। ठीक है, टोटल क्रेडिट कितने हुए भाई? ये 8। एक और ले लीजिए, सपोज मेरे ख्याल से BW सभी ब्रांचेस को है सब्जेक्ट। ठीक है, इसके क्रेडिट कितने हैं? 2। चलिए हम क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के मार्क्स एज्यूम करते हैं कि भाई इसको कितने मार्क्स मिले। सपोज उसको M1 में कितने मार्क्स मिले? M1 में उसको मार्क्स मिले कितने थे भाई? 81 के देते हैं। सपोज वो BMCC का स्टूडेंट है, उसका स्कोर कितना आया? 81। ठीक है, नेक्स्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है भाई, उसने सेल्फ स्टडी की, मार्क्स कितने आए? 78। बहुत हो गए सेल्फ स्टडी करके। ठीक है, नेक्स्ट केमिस्ट्री में तो ज्यादा मार्क्स मिलते नहीं है। क्या ले लें भाई केमिस्ट्री में? नहीं, इतने भी नहीं मिलते। केमिस्ट्री में बहुत कम मिलते हैं। हाँ, 50 मार्क्स भी बहुत होते हैं, क्योंकि हमारे कॉलेज में ESE में बच्चों का केमिस्ट्री में 20 मार्क्स भी मिलते नहीं है। ठीक है, केमिस्ट्री लैब ठीक है, हम इसमें 100 आउट ऑफ एज्यूम कर लेते हैं कितने? 85। ठीक है, और ये BW, अब BW में भी ज्यादा स्कोर आता नहीं है तो हम इसमें ले लेते हैं सपोज 70 ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है? स्कोर। अब ये स्कोर के अकॉर्डिंग आपको क्या अलॉट किया जाएगा? सबसे पहले तो ग्रेड अलॉट किया जाएगा। सबसे पहले क्या अलॉट किया जाएगा? ग्रेड। बताइए तो 81 यहाँ पे किस कैटेगरी में आता है? A+, यानी कि आपको इस सब्जेक्ट में A+ ग्रेड मिला। एक बात और कि ये जो मैंने रेंज लिखी है, ये मैंने अप्रोक्सीमेट रेंज लिखी है। ये रेंजेस क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है, ये रेंज कैसे डिसाइड होती है? इसका भी एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है जिसमें 6 अननोन्स होते हैं। ठीक है, K1, K2, K3, K4, K5, K6। पर ये टाइप पे डिपेंड करते हैं पूरे बैच में, यानी उस कोर्स में जितने लोग एनरोल हैं उनके सभी के मार्क्स और उस सब्जेक्ट के टॉपर्स कौन है। ठीक है,
ये रेंज क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। तो हम ये अप्रॉक्स रेंज फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए 78 में क्या रेंज बनती है, ग्रेड कौन सा बनता है, ए बनता है। 50 में डी ना, सी, सी, ठीक है। 85 में ए प्लस, चलिए कोई बात नहीं। 70 में एनी बी प्लस नहीं, 70 में बी प्लस है ना, ठीक है, बी प्लस। अब इन ग्रेड्स को काय में कन्वर्ट कीजिए भाई आप, पॉइंट्स में। ग्रेड को काय में कन्वर्ट कीजिए, पॉइंट्स में। बहुत सिंपल है, ए प्लस का मतलब होता है 10, ए का मतलब होता है 9, सी का मतलब होता है 6, ए प्लस का मतलब होता है 10 पॉइंट्स, बी प्लस का मतलब होता है 8 पॉइंट्स। मैंने लिस्ट किए हुए हैं, ठीक है। अब आप सिंपली क्या कीजिए, ये जो पॉइंट्स आए हैं इनको आप क्रेडिट से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। कैसे भाई, 3 into 10 कितने, 30 पॉइंट्स आपने अचीव किए M1 से, ठीक है। और 2 into 9 18, वेरी गुड। 2 into 6 12, और 1 into 10 और 8 into 2 16। अब इन सब की क्या कीजिए, पॉइंट्स की टोटल, यानी कि टोटल पॉइंट्स आपको कितने मिले, ठीक है। तो भाई 30 प्लस 18 कितना, 48, और ये 60 है ना, 60 के बाद ये 70, 70 के बाद ये 86। अरे हाँ कि नहीं, टोटल पॉइंट्स आपने स्कोर किए 86। ये सपोज हमने क्या किया, सेम 1 के बारे में डाटा लिया किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का। हाँ, और एक बात, ये क्रेडिट्स की टोटल कितनी हो रही है मेरी, तो ये 3 और 2 5, 5 और 5 10, पर ये 10 क्रेडिट आपके टोटल नहीं है। आपके टोटल क्रेडिट्स कितने हैं, 20, यानी आपके यहाँ पे पॉइंट्स भी ज्यादा आएंगे और डिवाइडेड बाय भी क्या होगा, 20। फिलहाल अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट अगर आपको 5 सब्जेक्ट होते थे जिसके टोटल क्रेडिट क्या होते थे 10, तो बेटा ये जो टोटल पॉइंट्स आए हैं इसको डिवाइड कीजिए कैसे, टोटल क्रेडिट से, ठीक है। टोटल क्रेडिट से डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा ये 8.6। इट मींस कि आपका पहले सेमेस्टर का पॉइंटर कितना आया, 8.6। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब ये रेंजेस क्या होती है, या कॉलेज के अलावा भी और कौन से रूल हैं जो हमारे कॉलेज में फॉलो होते हैं वो सीखते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। अगर आप इस चार्ट को बेस लेते हो तो ये कैलकुलेट तो आप लोग भी इजीली कर सकते थे। पर मुझे एक बात बताइए यार, जैसे कि ये मैक्सिमम क्रेडिट है, ठीक है। अब ये मैक्सिमम क्रेडिट वाले सब्जेक्ट का इफेक्ट क्या होता है ये देखना है हमें। तो मैं एक काम करता हूँ यार, सपोज ये यहाँ पे मैं मिटाता नहीं हूँ, सपोज ये 81 की जगह यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिले, 79। अगर 79 मार्क्स मिले तो यहाँ पे ग्रेड क्या आता था, 8। यहाँ पे पॉइंट्स कितने होते थे, 9, और यहाँ पे ये क्या हो जाता था, 27, क्योंकि ये 9 into 3 होता था। अरे हाँ कि नहीं, और अगर इधर 3 पॉइंट घट गए तो इधर कितना हो जाता था, इधर क्या हो जाता था, जल्दी बताइए, 83। बताइए 83 डिवाइडेड बाय 10 क्या हुआ, 8.3। इट मींस कि अगर जिस सब्जेक्ट को क्रेडिट ज्यादा है, अगर उस सब्जेक्ट में आपने स्कोर ज्यादा किया तो आपका पॉइंटर रैपिडली इंक्रीज होगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। क्या भाई, जिस सब्जेक्ट को क्रेडिट ज्यादा है उस सब्जेक्ट में अगर आपने स्कोर क्या किया, कम किया, तो आपका पॉइंटर रैपिडली क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब इसका चेंज कैसे आता है, तो हम एक काम करते हैं भाई, क्रेडिट 1 किसको है, इसको। मुझे बताइए यहाँ पे अगर आपको 79 मिल जाए, यहाँ पे ए आ जाए, यहाँ पे 9 हो जाए, यहाँ पे 9 हो जाए, तो ये 86 तो सिर्फ 85 होता था ना, हाथ में। यानी वो पहला चेंज इंप्लीमेंट मत करो, सिर्फ ये सेकंड वाला चेंज इंप्लीमेंट करो। यानी कि अगर किसी सब्जेक्ट को क्रेडिट क्या है, बहुत ही कम है, यानी कि 1 क्रेडिट है, अगर 1 क्रेडिट है उसमें आपका 1 ग्रेड क्या आता है, कम आता है, तो यहाँ पे टोटल 86 की जगह कितनी हो जाती थी आपकी, 85 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाता था, 85। इट मींस आपको यहाँ पे समझना ये था कि अगर 3 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट में अगर आपका 1 ग्रेड कम हो जाता है तो पॉइंटर 8.6 से कितना हो जाता है, 8.3। पर अगर आपका 1 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट में 1 ग्रेड घट जाता है तो पॉइंटर 8.6 से कितना होता है, 8.5। अब बताइए ये समझा क्या, या ये चेंज नोटिसेबल है कि नहीं है। इट मींस कि जिन सब्जेक्ट्स का या जिन प्रैक्टिकल्स का क्रेडिट क्या है 1, उसमें आपने ज्यादा स्कोर किया या कम स्कोर किया, उससे इतना ज्यादा इफेक्ट होता नहीं है। पर जिन सब्जेक्ट्स को क्या है, ज्यादा क्रेडिट्स है, उससे हमारे पॉइंटर पे बहुत इफेक्ट होता है। जल्दी बताइए ये समझा क्या, ये क्या था, एसजीपीए यानी क्या, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, यानी कि सेमेस्टर का पॉइंटर, ठीक है। जैसे आपके अभी तक के परसेंटेज होते थे, ये क्या है, पॉइंटर है। एक बार अब ये पॉइंटर तो ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंडेड थ्योरी देखते हैं, और इसमें भी कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई, ये जो ए प्लस ग्रेड है, ये ए प्लस ग्रेड किसको मिलता है, 10% स्टूडेंट्स को ही मिलता है। जैसे कि हमारा एनुअल क्या है, ऑल ब्रांचेस का सब्जेक्ट है। अब अगर ये ऑल ब्रांचेस का सब्जेक्ट है तो कितने लोगों ने रजिस्टर किया होगा, नियर अबाउट 450 लोगों ने, ठीक है। अब 425 या 420 स्टूडेंट्स का 10% कितना होता है, 42। अरे हाँ कि नहीं, तो फिर 42 बच्चों को ही क्या मिलेगा,
A+ ग्रेड मिलेगा, ये हमारे रूल्स में लिखा हुआ है SGPA CGPA में। क्या भाई कि A+ ग्रेड शुड बी अवॉर्डेड टू ओनली 10% नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अरे आई बात समझ में। अब जैसे कि आप आगे चल के डिपार्टमेंट में जाओगे, जैसे आप सेकंड ईयर में गए, थर्ड सेमेस्टर में, तो तब जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कौन से सब्जेक्ट होते हैं? डिपार्टमेंटल। अब उस सब्जेक्ट में क्या होता है कि सिर्फ 70 बच्चे यानी कि 70 बच्चे ही रजिस्टर्ड होते हैं, 70 भी नहीं 60 रजिस्टर्ड होते हैं। फर्स्ट ईयर में 65 आते हैं, 4-5 GC होते ही, चाहे कितने बचते हैं? 60। परफेक्ट है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, अब 60 बच्चे हैं और उनको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर का, तो बताइए उस सब्जेक्ट की एग्जाम कितने लोग देंगे? 60 स्टूडेंट्स। मैं जो बोल रहा हूँ एक एक वर्ड ध्यान से सुनो, तो फील आएगा तो सीरियसनेस आएगी कि हमें फर्स्ट टाइम में पढ़ाई करनी क्यों है, मोटिवेशन मिलेगा, सिंपल। और तो मुझे बताइए 60 बच्चे हैं, ठीक है। चलिए हम एक सिनेरियो एज्यूम करते हैं। पहले बताइए ये फ्रेम में ये लाइन विजिबल है कि नहीं है? पूरा बैकग्राउंड विजिबल है, ठीक है। चलिए देखिए सिनेरियो ये है कि एक स्टूडेंट को मार्क्स मिले 85, ठीक है, और दूसरे को मिले 84, फिर से मिले 84, फिर से मिले 84, फिर से मिले 84, फिर से मिले 84। कितने स्टूडेंट हो गए भाई ये? 6। चलो ठीक है, एक इसको भी कितने मार्क्स मिले? 84। ठीक, देखिएगा फील आएगा थोड़ा सा। अब मुझे बताइए ये 7 कौन है? टॉपर्स है, ठीक है। उसके बाद 82 है, 81 है, 80 है एंड सो ऑन है। क्लास 60 बच्चों की विषय 60 बच्चों का है, हमें A+ ग्रेड देना है 10% बच्चों को, यानी कि इसको 6 स्टूडेंट्स को। बताइए तो इसको देंगे आप A+? आप जो करोगे वही हमारा सॉफ्टवेयर करता है। सॉफ्टवेयर मींस आपका SGPA CGPA कैलकुलेशन आज तक के कोई मैन्युअली करता नहीं है। हमारे जो कॉलेज का MIS का सॉफ्टवेयर है उसमें आप मार्क्स फिलअप करो सभी स्टूडेंट के, वो ऑटोमेटिक क्या करके देता है? जनरेट करके देता है। पर ये किसी को पता ही नहीं है कि वो इंटरनली उसमें क्या कमांड्स दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसको A+ मिलेगा? हाँ। अब मुझे बताइए 6 लोगों को देना है। अगर मैंने इसको 1 2 3 4 5 6 इन 6 को मैंने A+ दिया और इसको भी दिया, तो ये 7 हो गए। यानी कि मुझे ये जो 84 वाले 6 लोग हैं, इनमें से मुझे कितने लोगों को A+ देना है? 5 लोगों को। कैसे डिसाइड करेंगे कौन से 5 को? इट मींस कि किसी को भी A+ मिलने वाला नहीं है, सभी को ग्रेड क्या मिलेगा? A मिलेगा। सिर्फ इकलौते को क्या मिलेगा? A+। इट मींस कि 80+ स्कोर करके भी ये लोग क्या हो गए? डूब गए। आई बात समझ में? अच्छा, सेकंड सिनेरियो, व्हाट इफ कि पूरे क्लास का जो टॉपर है वो टॉपर ही भाई साहब हमारे 78 पे है, फिर A+ रिजॉल्व हो गया, A+ किसी को ही मिलने वाला नहीं है। पर अगर A+ किसी को भी मिलता नहीं है तो ये बात बच्चों के लिए अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि ये जो रेंज होती है ये रेंज बहुत ही बड़ी हो जाती है। यानी कि तब A की रेंज क्या हो जाएगी? ऐसा हो जाएगा वो कि 65 से लेके 79 तक सभी को क्या मिलेगा? A मिलेगा। यानी अगर कोई भी टॉपर 80 के ऊपर नहीं गया, यानी 80+ एक भी स्टूडेंट नहीं गया, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि किसी को भी A+ मिलने वाला नहीं है। पर तब ये A और B+ और B की रेंज क्या हो जाएंगी? बड़ी हो जाएगी। तो इसमें आपका एडवांटेज है। स्टूडेंट्स का लॉस कब होता है? जब हमारा पेपर बहुत ही डिफिकल्ट निकलता है, ठीक है, और सभी बच्चों को मार्क्स 50 और 45 और 50 के आसपास है, पर किसी एक स्टूडेंट को मार्क्स है कितने? 80। तो मुझे बताओ इस 80 वाले को तो ये इसमें गया ना। देखो A+ की कंडीशन ये भी है कि 80+ वालों को ही मिलता है। अगर क्लास का टॉपर 79 है तो उसको A+ मिलेगा, ऐसा रूल नहीं है। A+ के लिए 80+ ही मार्क्स होने चाहिए। अब बताइए कि सभी बच्चों को कम मार्क्स है, पर कोई एक हीरा है जिसको कितने मार्क्स मिल गए? 80, यानी जो A+ तक पहुंचा, और बाकी लोग सेकंड टॉपर ही टाइप है सीधा 55 पे और 55 के नीचे। तो क्या हो जाएगा? रेंजेस यही रहेगी, ठीक है, क्योंकि एक तो गया ना A+ पे। अरे हाँ कि नहीं? तो तब जो ये बाकी लोग हैं ये सब क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे। अब वो अलग बात है कि ये लोग सब उसको मिलके मारेंगे, वो बात की बात है। यानी कोई एक टॉपर है और बचे हुए क्लास को स्कोर क्या है? कम है, तो भी आपका पॉइंटर क्या आएगा? कम आएगा। ये समझ गए? ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट ये था कि CGPA क्या होता है, ठीक है। और मिटा दूं ये या फिर छोड़ो? मिटाते नहीं है। चलिए एक कैलकुलेटर निकालिए आप लोग सभी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से आप बताइए। जैसे कि ये हमारा SGPA है, ठीक है, और ये ले लेता हूँ मैं CGPA, ठीक है। पहले सेमेस्टर में आपने बहुत अच्छे से क्या की? पढ़ाई की और पॉइंटर लाया आपने 9.4। बहुत ज्यादा नहीं हो गया? तो ये मैंने किसी मेरे स्टूडेंट का पॉइंटर, BMCC वाले स्टूडेंट का पॉइंटर लिया। कितना है भाई?
9.4। अरे ठीक है, तो बताइए सीजीपीए यानी क्या? एवरेज। बताइए अगर एक सेमेस्टर हुआ है तो एक नंबर की एवरेज कैसे निकलती है, या एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। यानी अगर मुझे 10 नंबर की एवरेज करनी है तो 10 के 10 की एडिशन करो डिवाइडेड बाय 10 करो। अभी तो एक नंबर की एवरेज कैसे निकलती है? नहीं निकलेगी। 9.4 डिवाइडेड बाय 1 बिकम्स 9.4। यानी पहले सेमेस्टर का एसजीपीए ही क्या मान लिया जाता है? सीजीपीए। अच्छा, पर सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या हुआ? थोड़ा सा स्कोर क्या आया? कम आया, यानी कि 9.0 आया। ठीक है, बता दीजिए यार 9.4 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 हाउ मच? 9.2। अरे हाँ कि नहीं? ठीक है, ये देखिए इसमें बहुत फील है। ठीक है, जिसको ये समझ में आ गया ना, ठीक है, उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए जल्दी। हुआ ये 9.2 आया बरोबर। ठीक है, फिर आगे चल के आपका पॉइंटर क्या आया भाई? 8.4। बताइए तो 9.4 प्लस 9.0 प्लस 8.4 डिवाइडेड बाय 3 8.9 कितना? 8. समझ गए? ठीक है, चलिए आपको थोड़ी सी इंजीनियरिंग और हवा लग गई। ठीक है, तो 9.4 से 9 हुआ था, 9 से क्या हुआ था? 8.4। अब क्या हो गया? 8। ठीक है, अब बता दीजिए 9.4 प्लस 9 प्लस 8.4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4 हाउ मच? 8.7। अरे हाँ कि नहीं? फिर सपोज पांचवें सेम में आपको कोई ना कोई मिल गया जिसके अंदर आपको पूरी दुनिया दिख रही है। अरे हाँ कि नहीं? इंजीनियरिंग की हवा धीरे धीरे लगेगी ना, तो पांचवें सेमेस्टर का पॉइंटर आपका सीधा क्या आ गया? 7। ऐसा होता है। ठीक है, अब बताइए पांचों की एडिशन डिवाइडेड बाय 5 कितना? 8.3। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है ये हम क्या करते हैं बाद में देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक और सिनारियो लेते हैं ऐसा ही सेम। ठीक है, पर किसी नॉन गेम सिस्टम का ले लेते हैं। ठीक है, बताइए क्या किया हमने? एसजीपीए कितना कितना ले? 6.0 ले? छोड़ो, बहुत कम हो गया, थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो उसकी। 7.0। एक काम करो 6.5। 6 भी नहीं 7 भी नहीं, मिडल। ठीक है भाई, कोई आया इंजीनियरिंग में और उसने पहले सेमेस्टर में पॉइंटर कितना लाया? 6.5 पहले सेमेस्टर में। बताइए सीजीपीए कितना? 6.5। बहुत ही सरल है। फिर उसको लगा यार कि नहीं, उसको बहुत हर्ट हुआ यार, 6.5 बहुत कम हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट सेमेस्टर में उसने थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की और कितना लाया? 6.9। क्योंकि जिसको पहले सेम में 6.5 मिल रहा है उसको सेकंड सेम में सीधा 9.4 तो मिल नहीं सकता ना। अरे हाँ कि नहीं? लाइक ही 6.5 की है ना। हाँ, धीरे धीरे नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 6.7। कोई बात नहीं, उसको थोड़ी और शर्म आई कि भाई 6.9 भी बहुत कम है, और उसने थोड़ा सा और इंक्रीज किया। क्या किया? 7.5। बता दीजिए क्या हो जाएगा? 6.5 प्लस 6.9 प्लस 7.5 डिवाइडेड बाय 3 6.9। और 2 डिजिट बताइए, 2 डिजिट 96। कोई बात नहीं, उसको और शर्म आई। क्या किया उसने? 8 लाया चौथे सेमेस्टर में। बता दीजिए यार 6.5 प्लस 6.9 प्लस 7.5 प्लस 8। आराम से जो पूछता हूँ, और बहुत सारे रूल्स है सब बताता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए। इन चारों की एडिशन डिवाइडेड बाय 4 7.2। अरे हाँ कि नहीं? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और शर्माई भाई साहब को 8.4। देखो ये पॉइंटर धीरे धीरे बढ़ाना बड़ी बात होती है, पर फिर भी हमने स्टूडेंट के अंदर सीरियसनेस धीरे धीरे लाई है। ठीक है, यानी वो रोज इंस्पिरेशनल लेक्चर देख रहा और पढ़ाई कर रहा। ठीक है, अब बता दीजिए कितना? 7.46। ठीक है, बताइए कितने सेमेस्टर हो गए? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अभी काय की बात आई 6 सेमेस्टर की। भाई मैं आपको एक रिवर्स कैलकुलेशन करने बोलता हूँ, कर सकते हो रिवर्स कैलकुलेशन? अगर नहीं भी कर सकते हो तो मैं सिखाता हूँ, आप कीजिएगा। भाई कंपनीज आना शुरू होती है 7वें सेमेस्टर में, तो हमें 6वें सेमेस्टर में या फिर 6वें सेमेस्टर के बाद क्या करना पड़ता है? रिज्यूम सबमिट करना होता है कॉलेज में। करना तो 6वें सेमेस्टर में ही होता है। तो मुझे बताओ 6वें सेमेस्टर में अगर आप कॉलेज को रिज्यूम सबमिट कर रहे हो, क्योंकि कंपनीज आने वाली है 6वें सेम के खत्म होते से ही, 6वें सेम का रिजल्ट भी नहीं आएगा, कंपनीज आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो आप जो उसमें सीजीपी लिखोगे वो कौन सा लिखोगे? 5वें सेम के बाद वाला। तो बेटा अगर 7.46 है ना, तो कुछ प्लेसमेंट मिलने वाली नहीं है, क्योंकि कंपनी की मिनिमम कंडीशन की जो है ना, वो है आजकल करंटली 2023 में 8.25 के ऊपर सीजीपी जिनका है
वही इंटरव्यू प्रोसीजर में क्या है, एलिजिबल है। मैक्सिमम कंपनीज का ये क्राइटेरिया है कि आपका पॉइंटर 8.25 8.5 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो भाई ये भाई साहब को बहुत ही जोश आया, क्योंकि वो तो जोश में थे ही नहीं यार, हर बार पॉइंटर बढ़ा रहे थे। अब उनकी इच्छा हुई कि यार कंपनी को चाहिए 8.5 पॉइंटर, मुझे 8.5 पॉइंटर लाना है। कब लाना है भाई, छठवें सेमेस्टर के बाद मेरा सीजीपीए क्या आना चाहिए, 8.5। तो मुझे आप एक सिंपल कैलकुलेशन करके बताइए कि अगर इस स्टूडेंट को 8.5 का सीजीपीए छठवें सेमेस्टर के बाद लाना है तो उसको एसजीपीए कितना अचीव करना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हो रिवर्स कैलकुलेशन मींस व्हाट, कि उसको एवरेज कितनी करनी है अपनी छठवें सेम के बाद, 8.5। अरे हाँ कि नहीं, तो उसको छठवें सेमेस्टर में पहले पॉइंटर लाना कितना पड़ेगा। चलिए मैं करके बताता हूँ। देखिए क्या करो, इन पांचों की एडिशन करो। अगर इन पांचों की एडिशन नहीं करनी ना तो आप क्या कर दीजिए 7.46। अरे 7.46 मल्टीप्लाई में 5 करूंगा तो भी तो इन पांचों की एडिशन मिल जाएंगी ना। अरे वाजिब हाँ कि नहीं, हाँ। तो मैंने 7.46 into 5 किया, या फिर आप इन पांचों की क्या कर दीजिए एडिशन, ठीक है, प्लस x डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू कितना 8.5। अरे बराबर कर रहा हूँ कि नहीं, अच्छा बताओ 8.5 into 6 कितना 51। अरे हाँ कि नहीं, माइनस 7.46 into 5 कितना, मैं जो पूछता हूँ बताइए 7.46 into 5 37.3। अरे हाँ कि नहीं, तो बताइए x इक्वल्स टू हाउ मच 13.7, यानी कि उस भाई साहब को पॉइंटर 10 में से कितना लाना पड़ेगा 13.7। अब ये 10 में से 13.7 का पॉइंटर कैसे लाएगा, नहीं ला सकता, यानी कि एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि जब आपका पॉइंटर जितना आप चाहते हो उतना बढ़ा नहीं सकते हो। यानी कि ये जिनका सीजीपीए पांचवें सेमेस्टर में कितना है 7.46, अब वो चाहकर भी अपना छठवें सेम के बाद का पॉइंटर 8.5 नहीं कर सकता। अरे हाँ कि नहीं, अच्छा तो ये मैक्सिमम कितना कर सकता है। अबे मैक्सिमम ये यहाँ पे क्या कर लेगा, ज्यादा भी ज्यादा कुछ कर लिया, यानी साक्षात सरस्वती देवी भी उसके अंदर आ गई तो क्या ही कर लेगा 10 ना, ठीक है। चलो इतना बता दो यार, 7.46 into 5 कितना हुआ था 37.3 प्लस 10 कितना 47.3, 47.3 डिवाइडेड बाय 6। कह रहे हो मैक्सिमम ला कितना सकता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कितना 7.8, यानी वो 8 भी नहीं कर पा रहा, इट मींस प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं है। अरे हाँ कि नहीं, अच्छा ऐसा क्यों हुआ भाई कि एक समय बाद उसके लिए पॉइंटर बढ़ाना इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि होता क्या है अगर आपने पॉइंटर क्या किया है पहले सेमेस्टर में ज्यादा लाया है, ठीक है, अबे तो पॉइंटर कम भी जो होता है ना वो धीरे धीरे कम होता है। कब धीरे धीरे कम होता है, जब आपका पहले सेमेस्टर का पॉइंटर क्या है ज्यादा है। अच्छा कैसे कम होता है धीरे धीरे, मैं सिखाता हूँ आपको। बताइए आपने पहले सेम के बाद सेकंड सेम में पॉइंटर कितना लाया 9.0, अबे कितना कम लाया आपने 0.4 से, पर सीजीपीए देखो 0.2 से कम हुआ। अरे हाँ कि नहीं, क्यों ऐसा, क्योंकि 2 सेमेस्टर के बाद डिवाइडेड बाय 2 होता है एवरेज को। अच्छा फिर आपने 9.0 से सीधा कितना लाया 8.4, यानी 0.6 अंक से कम लाया, पर सीजीपीए देखो 0.3 से ही कम हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाय क्या कर रहा है 3, यानी देखो आप पॉइंटर अपना बहुत कम ला रहे हो पर सीजीपीए देखो क्या हो रहा है फिर भी धीरे धीरे कम हो रहा है। देखो आपने 8.4 से सीधा 8 कर दिया, 4 अंक घटा दिया, पर देखो इधर सिर्फ 2 अंक ही घटा। क्यों ऐसा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा पॉइंटर क्या था ज्यादा था, और जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होगा एवरेज का जो डिवाइड का नंबर है वो क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा। यानी यहाँ पे हो क्या रहा था बे, देखो आपने 6.5 के बाद कितना आया 6.9, यानी आपने तो अपना एसजीपीए 0.4 से इंक्रीज किया ना, पर सीजीपीए कितने से इंक्रीज हुआ 0.2 से। क्यों, क्योंकि ये सेकंड सेमेस्टर था। अब थर्ड सेमेस्टर में क्या था, आपने 6.9 से 7.5 यानी कि 0.6 से इंक्रीज किया ना, पर ये देखो कितना इंक्रीज हुआ 0.3 से ही ना, या 0.2 से। अरे आ रही है बात समझ में, यानी कि जैसे जैसे हमारा एक एक सेमेस्टर आगे बढ़ेगा तब क्या होते जाएगा आपका सीजीपीए भी क्या होते जाएगा धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, आपने इसमें ड्रास्टिक चेंज लाया ना तो भी सीजीपीए क्या होगा धीरे धीरे इंक्रीज होगा। इट मींस ऐसा भी होता है कि छठवें सेमेस्टर में अगर आपको क्या चाहिए अपना सीजीपीए 0.1 से बढ़ा के चाहिए ना, व्हाट इट मींस अगर आपको ये 7.5 एज्यूम करो, इसको 7.5 का आपका जो सीजीपीए अगर आपको 8वें सेम में 7.6 करके चाहिए ना, तो पहले आपको अपना एसजीपीए 0.6 से बढ़ाना पड़ेगा।
क्योंकि मुझे बताइए 0.6 डिवाइडेड बाय 6 हाउ मच? 0.1। यानी कि किसी को अपने छठवें सेमेस्टर का सीजीपीए क्या करना है? 0.1 से भी बढ़ाना है ना, तो पहले एसजीपीए कितने से बढ़ाना पड़ेगा? 0.6 से। अच्छा, आठवें सेमेस्टर की कहानी क्या होगी? अगर अपना सीजीपीए 0.1 से भी बढ़ाना है ना आपको, तो पहले आठवें सेमेस्टर का एसजीपीए कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको? 0.8 से, क्योंकि आठवें सेमेस्टर का डिवाइड कैसे होगा? 8 से। अरे हाँ कि नहीं? क्या समझा? आया? फील आया? चलो एक और फील की बात बताता हूँ, क्योंकि बच्चे हमारे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं भाई? जैसे हमारे कॉलेज में अभी भी वो हीरे प्रेजेंट है। एक भाई साहब ने क्या किया, बाकी सभी विषय की पढ़ाई बहुत अच्छे से की और M1 की पढ़ाई नहीं की, और उसने ये लॉजिक लगाया कि हम क्या करेंगे, M1 को नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे बैकलॉग वाले, तो दैट बाकी सब मेरे बैचमेट क्या करेंगे, पहली बार में M1 देंगे, उनका स्कोर कम आएगा, मैं सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा स्कोर करके क्या कर दूंगा, टॉप कर लूंगा, क्योंकि मैंने तो 2 बार पढ़ाई की, क्योंकि पहले साल के साथ भी मैं M1 की पढ़ाई करूंगा और पेपर जानबूझ के फेल वाला लिख के आऊंगा। ठीक है, ऐसा 3-4 स्टूडेंट्स ने इंप्लीमेंट किया। ठीक है, कोई बात नहीं, उससे होता क्या है, कॉलेज का रूल क्या है, ये तो समझना चाहिए आपको। तो यार उसका स्कोर बहुत ही कम आया M1 में, बाकी सब्जेक्ट में स्कोर अच्छा आया। अब जो बाकी बच्चों ने जिन्होंने M1 दिया, उन सभी का स्कोर बहुत ही कम आया। पहले सेमेस्टर में ऐसा मेनली होता है कि स्कोर M1 का बहुत कम आता है बहुत सारे बच्चों का। इसके बहुत सारे रीजन है। एक रीजन ये भी है कि पहले सेमेस्टर में बच्चे कॉलेज को चेक करते हैं कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे होते हैं या हम कितने होशियार हैं, तो ये पहले सेमेस्टर में कॉलेज को या खुद को चेक करना नहीं है, समझा ना? अच्छा चलो, किया उन्होंने, तो बाकी सब्जेक्ट में स्कोर ज्यादा लाया, M1 में स्कोर उन्होंने जानबूझ के फेल वाला लाया, और उन्होंने क्या सोचा कि हम समर टर्म यानी कि 1 साल बाद जो बैकलॉग की परीक्षा होती है उसमें देंगे और उसमें हम 80+ स्कोर करके क्या लेंगे, A+ ग्रेड लेंगे। पर हमारे कॉलेज का रूल है, क्या रूल है भाई, बैकलॉगर्स को ये शुरुआत के 3 ग्रेड्स मिलते नहीं है। बैकलॉगर्स को ये शुरुआत के 3 ग्रेड या फिर 4 ग्रेड, 3 तो कंफर्म है, 3 ग्रेड्स मिलते नहीं है। उनकी जो ग्रेडिंग शुरू होती है बैकलॉगर्स की, अब वो B और C से शुरू होती है। व्हाट इट मींस कि अगर किसी स्टूडेंट ने पहले अटेम्प्ट में फेल हो गया और फिर बैकलॉग के अटेम्प्ट में क्या किया उसने, बैकलॉग के अटेम्प्ट में उसने 85 मार्क्स स्कोर किए, तो क्या इसका मतलब उसको A+ ग्रेड मिलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका वो सेकंड अटेम्प्ट है। बैकलॉगर्स को कभी भी शुरुआत के 3 और 4 ग्रेड मिलते नहीं है, उसको हाईएस्ट ग्रेड B या फिर C ही दिया जाता है, फिर उसने कितना भी स्कोर क्यों ना कर ले। अब रही बात कि ऐसा रूल क्यों है, क्योंकि मुझे एक बात बताइए यार, आप लोगों ने क्या किया, जैसे 420 बच्चों ने एग्जाम दी, अब उन 4 लोगों ने तो पढ़ाई की नहीं, ठीक है, पर जिन 4 लोगों को छोड़ के बाकी लोगों ने पढ़ाई की, फिर भी उनका M1 का स्कोर क्या आया, कम आया। ऐसा होता है, हर साल की कहानी है, सालों से, इसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता है। ठीक है, और जिन लोगों का बैक है उन्होंने क्या लॉजिक लगाया कि अब हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे यार। ठीक है चलो, 420 के 420 बच्चों ने पढ़ाई करके एग्जाम दी, ठीक है, फिर भी बैक आते हैं, 400 में से 300 तो बैक आम जाम बात है हमारे कॉलेज में, ठीक है, बैक आ गए। फिर उन्होंने क्या सोचा कि जो लोगों ने 400 में 100 बच्चों ने तो क्लियर किया होगा M1, ठीक है, 100 बच्चों ने क्लियर किया, पर उनके भी कोई इतने अच्छे खासे स्कोर नहीं थे। तो जो रिमेनिंग 300 बच्चे हैं जिनका बैक आया, उनमें से बहुत सारे बच्चों ने क्या सोचा कि यार हम एक काम करेंगे, बैकलॉग वाले अटेम्प्ट में ज्यादा स्कोर कर लेंगे और जो ऑल क्लियर वाले हैं उनसे ज्यादा पॉइंटर ला लेंगे। तो ऐसा कभी होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में अगर ज्यादा स्कोर ला भी लिया तो भी उनको ये हमारा शुरुआत के ग्रेड्स ऑफर होते नहीं है। और आजकल क्या होता है कि जैसे ही आपका बैक आया, मार्कशीट में क्या आ जाता है, स्टार आ जाता है। स्टार यानी क्या कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया, इन्होंने सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर किया है। और आजकल जो कंपनीज आती है उनकी कंडीशन जो होती है, पहले हुआ करती थी जब मैं स्टूडेंट था कि नो करंट बैकलॉग, यानी जब वो छठवें सेम के बाद कंपनीज आती थी तो हमें क्या बोलते थे वो कि नो करंट बैकलॉग। बताइए नो करंट बैकलॉग का मीनिंग क्या समझते हो आप? हाँ, उस टाइम पे बैक नहीं चाहिए। यानी कि अगर मेरा फर्स्ट ईयर में कोई विषय बैक था 1 या 2 और वो मैंने सेकंड ईयर में क्लियर कर लिए, पर अब जब मैं 7वें सेम में इंटरव्यू दे रहा हूँ तब मेरा कोई बैक नहीं है, तो मेरा इंटरव्यू कंपनी लेती थी और मुझे इंटरव्यू प्रोसीजर में बैठने दिया जाता था। आजकल कंपनीज की कंडीशन क्या है, नो बैकलॉग हिस्ट्री। बताइए नो बैकलॉग हिस्ट्री का अर्थ क्या हुआ? बहुत सिंपल है, नो बैकलॉग हिस्ट्री का मतलब कि आपके पूरे इंजीनियरिंग में कभी कोई विषय बैक आना नहीं चाहिए। जिनका एक भी विषय पूरे इंजीनियरिंग में बैक नहीं आया है वही इंटरव्यू प्रोसीजर में बैठने के लिए एलिजिबल है। तो मुझे बताइए जिन लोगों के पहले सेम में बैक आ जाएंगे उनका इफेक्ट तो कहाँ पे होगा? फाइनल ईयर में।
और जिनका पहले सेम में पॉइंटर कम आएगा ना बेटा, उनको इफेक्ट कहाँ पे पता चलेगा? फाइनल ईयर में। समझा क्या? और ये समझा क्या? मुझे सीरियसली बताइए, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं पूछिए। ये पॉइंटर जैसे धीरे धीरे कम होता है वैसे ही यहाँ पे बढ़ता भी कैसे है? धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे एक एक सेमेस्टर क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ पे हमारे सीजीपीए के डिवाइड का जो नंबर है वो क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। आई होप ये क्लियर है आपको। समझा ना? कुछ पूछना है? और भी बहुत सारे रूल्स हैं पर वो आपके काम के नहीं है, पर आपको इतना तो भी पता होना चाहिए कि आप ये निगेटिव लॉजिक्स तो भी मत लगाइएगा कि अगर पहले सेम में हमारा बैक आ गया तो हम सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा स्कोर करके जो बच्चे ऑल क्लियर है उनसे ज्यादा एसजीपी ला लेंगे। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। समझा ना? ये समझा ना क्या बोला मैंने? सेकंड अटेम्प्ट में ज्यादा स्कोर करके आप अपने बैचमेट्स में से जो आपके ऑल क्लियर वाले बैचमेट्स है उनसे ज्यादा स्कोर आप कभी ला ही नहीं सकते हो। रीजन समझा ना? और ये ऐसा इसलिए किया गया है कि कोई स्टूडेंट ऐसा सोच समझ के ना करे कि पहले अटेम्प्ट में पढ़ाई करे पर पेपर फेल वाला दे और सेकंड अटेम्प्ट में वो क्या करे? ज्यादा स्कोर करे और वो क्या करे? पॉइंटर ऑल क्लियर वाले से ज्यादा ला ले। ऐसा कभी होने वाला नहीं है। तो आपको पूरे विषय अच्छे से पढ़ने हैं और आपको मालूम है कि हमारे कॉलेज में एमएससी भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो मैं फिलहाल इस सेशन को यही खत्म करता हूँ। आपको कोई डिफिकल्टीज है तो आप हमारे नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। किसी को ये कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए। बाकी हम इसके बारे में सीजीपी एसजीपी के बारे में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है।